आज आप नावल सुनहरी धूप की एपिसोड 2 सुनेंगे। बहुत ज़बरदस्त अरेंजमेंट थी, खास व पेड़ पौधों को सफ़ेद रोशनी में बहुत दिलफरेब व खूबसूरत तासर अता किया था। दिलकश खुशबुएं माहौल का हिस्सा बनी हुई थी। एक साइड पर खाने की टेबल तरतीब से लगी हुई थी। वसी रकबे पर फैला लॉन और सफ़ेद संगे मरमर की शान से सर उठाए खूबसूरत रिहाइश का अपनी मकीनों की आला ज़ौक़ गमार थी। लॉन के सब्जाजार पर ही तकरीब का इन्नेकाद था, जो बहुत आला पैमाने पर किया गया था। रंगो बो का एक सैलाब गोया वहां उमड़ आया था। वो ऐसी तकरीबात की मुश्ताक न थी जब भी इसने अपने लिए वो कोना मुंतखब किया था जो कदर अलग थलग था। लातादाद बर्फ की कमकमों की रोशनी वहां तक आते आते इतनी मान पड़ जाती थी कि बहुत कुछ वाजिया दिखाई भी न देता था। इसने माहौल से फरार की खातिर ही सर उठाकर आसमान को उदास और मुजम्मल नजरों से देखा, गोया अल्लाह से अपनी माँ के सलूक की शिकायत कर रही हो। आसमान पर बादल छाए हुए थे। जब भी तेरगी महसूस हुई थी, इसने सर फिर से झुका लिया। ऐना सारा और अना माहौल में पूरी तरह से रची बसी हुई थी। यकीनन इनका वहां पहले से तारुफ था जब भी बेतकल्लुफी से घूम फिर रही थी। ऐसा ना होता वो तब भी खुद को उजागर करने और अहमियत पाने की सलाहियतें रखती थी। ओ अच्छा, तो आप मिसेस बाजवा की साहबजादी हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, जैसा सुना था इससे बढ़कर पाया। वो जो कोई भी था अना से हम कलाम था। जवाबन वो फाखराना अंदाज में हंसी तो गोया फिजा में खटियां से बज उठी। अभी ने चौंक देखा और कुछ पल को मंजमद हो गई थी। वहां वही नौजवान था जिसे इसने खिड़की से बाहर सड़क पर गुलाबों की कुंज के पास झुके हुए देखा था, और जिसके मुतालिक सारा ने अपने इरादे बतलाकर इसे हवास बाख्ता कर दिया था। वो आज इस रोज से भी ज्यादा शानदार और वजिया लग रहा था। कैसे हैं आप उसामा मलिक साहब? वो मुस्कुराकर बोली। लोग कहते हैं हैंडसम, डैशिंग हो, आप क्या कहती हैं? और अना जवाब में आहिस्तगी से हंसी थी। एक बार फिर समातों में घंटियों की आवाज गूंजी। इसने अपनी जगह पर पहलू बदला था। आगे पेश आने वाली सूरत हाल से अभी से बेचैन कर रही थी, और वही हुआ था। आज आपको एक खास हस्ती से मिलवाना था। माईजन का सिस्टर अबीर कमाल हसन। अना इसके हमरा अबीर के पास चली आई थी। अबीर के चेहरे पर घबराहट का बड़ा फितरी गलबा छाया हुआ था, जिसमें बेबसी के साथ कन्फ्यूजन भी शामिल थी। इन सब रंगों ने मिलकर ही इसकी मासूमियत भरी खूबसूरती को अनोखा और दिलनशीन सा निखार बख्श दिया था। समा मलिक ने नीम तारीकी में मूसा शमा की माने जगमगाती इस वहशत ज़दा हिरनी की तरह नजर उठाई। लड़की को बेहद दिलचस्पी से देखा था। अबीर, ये उसामा मलिक हैं, मलिक साहब के छोटे साहबजादे। बिजनेस टाइगोन में है जनाब। अना उछलाकर तारुफ का मरहला निभा रही थी। अबीर इस खसूसी तारुफ के पीछे छुपे प्रोग्राम की आलूदगी व पेचीदगी के साथ मकरू इरादों को जानती थी। जब भी ना निगाह उठाती ना असर, और यूं ही होंठ कुचलती रहती थी। और सामा मलिक की आंखों में इस गरेजा व कन्फ्यूजन लड़की के लिए दिलचस्पी व पसंदीदगी का अंदाज बढ़ता जा रहा था। आप अन्ना की रियल सिस्टर हैं? उसामा मलिक की निगाहें इसकी उठती गिरती लाइबी पलकों पर जम गई थी। अन्ना इसे उसामा के पास छोड़कर खुद किसी बहाने से वहां से सिरक गई थी, और अब अबीर की गोया जान पर बन रही थी। इन नगाही और फारिग ने इसके उसान खता कर दिए थे, इसलिए इसके लिए दिए अंदाज और जवाब के बावजूद उसामा मलिक इससे गुफ्तगू में मसरूफ रहा था। फिर इसके बाद भी वो जितना कतराती जितना बचती, उसामा मलिक की निगाहों ने इसे हर जगह खोज लिया था। केक कटने के बाद इसका तारुफ बिलखसूस अपने वालिदैन से कराया था। वो जितनी मुस्तरिब और जजीर हो रही थी, ऐना वगैरह इसी कदर मुतमईन नजर आ रही थी। इनका तीर निशाने पर बैठा था। उसामा मलिक एक तगड़ा शिकार था और आराम से बचने को अज खुद तैयार भी। फिर मॉम की ख्वाहिश और तवक्को के ऐन मुताबिक मिसेस मलिक उसामा का रिश्ता लेकर इनके बाहर लॉन्च पे पहुंच गई थी, और मॉम अपनी सारी खुशी छुपाकर बज़ाहिर हील और हिज्जत से काम ले रही थी। मुझे तो आपकी सारी बच्चियां ही प्यारी लगी है माशाल्लाह, मगर उसामा की ख्वाहिश अबीर के लिए है। वो रख रखाव वाली खानदानी औरत थी। इनके बात करने के अंदाज में भी बहुत समझाव और रवादारी थी। मॉम को क्या त्रास हो सकता था? वो खुद हथेली पर सरसों जमाना चाहती थी, मगर ये मामला रसान और तहम्मुल का मुतनाज़ी था। अतावलेपन का मुजाहरा खेल बिगाड़ भी सकता था। जब भी इन्होंने कुछ पसो पेश से काम लिया, कुछ मजबूरियों का रोना रोया, बड़ों को छोड़कर छोटियों का नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता वगैरह वगैरह, और बिलाखिर इनको कई चक्कर लगवाने के बाद हाँ कर दी। ये सब कुछ भला ही भला हुआ। बात तय होने के बाद अबीर को खबर हुई तो सही मानों में इसके हवासों पर बिजली सी गिर पड़ी थी। इतने शानदार शख्स को धोखा देने का ख्याल ही बेकरार कर देने को काफी था। वो तिल मिलाती हुई मोम के पास आकर बरस पड़ी। मैंने आपसे गुजारिश की थी कि मुझे इस खेल से अलग रखिए, और मैंने तुम्हारी इस गुजारिश पर कान नहीं धरा था। खबरदार जो तुमने कोई फजूल हरकत की, वरना याद रखना दूसरा रास्ता हमेशा खुला रहेगा। और महज धमकी मत समझना। ये इनका ऐसा हथियार था जिससे वो इसे हमले से कबल ही जख्मी कर दिया करती थी। वो एक बार फिर खुद को लाचार महसूस करने लगी। स्वाय चुप साथ लेने के इसके पास कोई चारा न था। सो इससे चुप साथ ली।
فی الوقت وہ کوئی فیصلہ کرنے سے قاصر۔ آخر وہ دن بھی آ ہی گیا جب وہ بیاہ کر اسامہ کے ہمراہ اس کے ویل فرنشڈ گھر میں آ گئی تھی۔ مسز ملک نے بیٹے کے لیے دل کھول کر پیسہ خرچ کیا۔ وہ جوڑا جو اسے نکاح کے موقع پر پہنایا گیا تھا کم و بیش 1 لاکھ کی مالیت کا تھا۔ لوگ اس کی قسمت پر رشک کر رہے تھے، مگر ابیر کا دل اس ڈرامے پر سچکتا رہا تھا۔ وہ عجیب سی بے کسی اور لاچاری میں مبتلا رہی تھی۔ کئی بار چاہا اسامہ سے ساری حقیقت کہہ ڈالے، مگر ایک عجیب سے خوف نے اس کی زبان کو سلب کر دیا تھا۔ وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی اور یہ دن آ گیا تھا۔ موم کے علاوہ سارا، انا اور رینا نے بھی اسے خوب پٹیاں پڑھائی تھی۔ کسی کو الو بنا کر مطلب نکالنے کے ہر طریقے انہیں آتے تھے۔ وہ بی بی سی کی تصویر بنی نے دیکھتی رہی تھی۔ بس کچھ دن ہے، پھر اس کے بعد تو تم سے بھی پارسائی اور معصومیت کا ٹیگ اتر جائے گا۔ پھر تم پر بھی بدکرداری کا ٹھپا لگ جائے گا۔ میرے گنہبان پر ہاتھ ڈالنے والا کبھی سکون سے نہیں بیٹھ سکتا۔ ابیر بیگم پھر تمہیں کیسے معاف کر کی نگاہ سے نہ دیکھ سکو گی، نہ ہم پر انگلی اٹھا سکو گی۔ تم میں اور ہم میں آج کے بعد کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ اس کی رخصتی کے وقت سارا نے اس سے گلے ملنے کے بہانے نزدیک آ کر اتنی حقارت اور تنفر سے کہا تھا کہ وہ بس پھٹی پھٹی آنکھوں سے تکتی رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں اترے آنسو تک ٹھٹر گئے تھے۔ سارا اس قدر محترم کم مزاج کی تھی، یہ اس کے تصور میں بھی نہیں تھا۔ حسن افسردہ ہو تو اس کی کشش اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ آپ مجھے بہت الگ اور خاص لگی تھی جب بھی مما کے سامنے میں نے آپ کا نام رکھا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں اس قدر دور تک جا چکی تھی کہ اسامہ کب کمرے میں آیا اسے خبر ہی نہ ہو سکی تھی۔ جب بھی وہ بہت بری طرح سے ہڑبڑا گئی تھی، اس کی گھبراہٹ کو محسوس کر کے اسامہ مسکرایا تھا۔ پھر اس کا حنائی ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں لے کر آہستگی سے دبایا۔ بہت خاموش بلکہ اداس ہے۔ کیا آپ کو مجھ سے تعلق استوار ہونے کی خواہش نہیں تھی؟ یہ کوئی خوشی نہیں ہے؟ اس نے گھبرا کر پلکیں اٹھائی تھی۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا، اندازہ بے تحاشا شرارت بھری ہوئی تو گویا مقصد اس کی توجہ حاصل کرنا تھا کسی بھی طریقے سے، اور وہ اس میں کامیابی حاصل کر کے فاتحانہ انداز میں مسکرا رہا تھا۔ ابیر بری طرح سے چھینی چھپنی تھی، بلکہ شرمائی انداز میں لرز کر جھک گئی۔ وقتی طور پر صحیح، مگر وہ اس اضطرابی کیفیت سے نکل آئی تھی جس کا شکار تھی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، بھاری بھرکم لہجے میں کی گئی تعریف پر ابیر کا دل اپنی دھڑکنیں الٹ پلٹ کرنے لگا۔ رونمائی کا گفٹ جڑواں کنگن پہناتے اسامہ نے بہت ملائمت سے اسے بازو میں بھر لیا تھا۔ اسے ایک رات کا میں نے بہت شدت سے انتظار کیا تھا۔ ابھی تم جانتی ہو، جب سے تمہیں دیکھا تھا میں نے صحیح معنوں میں میری نیندیں اڑ گئی تھی۔ اسامہ کا لہجہ جذبات کی شدتوں سے چور تھا اور دھیما اتاو بلاخر سرگوشی میں ڈھل گیا تھا۔ ابیر کی آنکھیں جانے کس جذبے کے تحت بھر آئی تھی۔ بھلا وہ اتنی عزت افزائر محبت کے لائق کہاں تھی؟ کیوں رو رہی ہو؟ اسامہ اس کے آنسوں کی نمی کو محسوس کر کے بے چینی سے سوال کر بیٹھا۔ ابیر نے نگاہ بھر کے اسے دیکھا۔ سیاہ شیروانی میں وہ ہمیشہ سے کہیں بڑھ کر شاندار اور خوبرو نظر آ رہا تھا۔ وہ آنسوں کی وجہ پوچھ رہا تھا اور وجہ بتلائے لائق نہیں تھی۔ اس نے ہونٹوں کو بیچ لیا اور رات دھیرے دھیرے بھیگتی چلی گئی تھی۔ اگلے دن اسامہ نے اس کا تعارف عبدالعلی اور زارا سے کرایا تھا، جو اس کے بڑے بھائی کی اولاد تھے۔ بڑے بھائی شیراز ملک اور ان کی وائف کی روڈ ایکسیڈنٹ میں 2 سال قبل ہی وفات ہو گئی تھی۔ تب اسامہ نے دونوں بچوں کو اپنی سرپرستی میں لے لیا تھا۔ میں چاہتا ہوں ابیر، تم ان دونوں بچوں کی ماں کا کردار ادا کرو۔ ان سے ویسے ہی محبت کرو جیسے کوئی ماں اپنی اولاد سے کرتی ہے۔ کرو گی نا؟ اور ابیر نے پوری امائدگی کے ساتھ اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس ایک رات میں ہی وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ اسامہ کو دھوکہ نہیں دے گی، چاہے ماں میں سے کتنا ہی اکسائیں۔ وہ اسامہ کو خوب مناسب الفاظ میں اپنی صفائی پیش کر سکتی تھی۔ وہ اسے درخواست کر سکتی تھی اور اسے ان غلیظ لوگوں سے بچا لے۔ صبح نماز کے بعد دعا میں بھی اس نے رب کریم سے یہی التجا کی تھی اور اسے پورا یقین تھا خدا را اس کی فریاد کو کبھی قبول کرے گا اور کبھی رد نہیں کرے گا۔ اپنے راستوں پر چلنے والوں کا وہ خود مددگار ہو جاتا ہے۔ بلا شبہ رسم کے مطابق اسامہ اسے موم کی طرف ملوانے کا لایا تو اس کے انداز میں واضح بے دلی تھی۔ موم نے اس سے نگاہوں ہی نگاہوں میں کچھ سوال کیے تھے، مگر وہ نظریں چرا گئی تھی اور موم اتنی جذبہ ہوئی کہ اپنی جگہ پہ پہلو بدل کر رہ گئی۔ جبھی انہوں نے بہانے سے وہاں سے ہٹا دیا تھا۔ ابیر بیٹا دیکھنا ذرا، اینا نے ابھی تک چائے کیوں نہیں تیار کی؟ وہ جانتی تھی بات بنتی نہ، دیکھ کر انہوں نے اسے سمجھدار اور عیار بیٹیوں کے نخے میں دیا تھا جو لازماً اس سے اصل بات اگلوا لیں۔ جبھی وہ کسی قدر ڈسٹرب ہوئی تھی، اسامہ کے سامنے انکار کی پوزیشن میں بھی نہیں تھی، اس لیے اٹھ کر باہر تو آ گئی، مگر اینا کے پاس جانے کا اس کا قطعاً ارادہ نہیں تھا۔ مکمل سب تو جیسے اس کی طاق میں تھی، اسے باہر آتے ہی دبوچ کر گویا سوالات کی بوچھاڑ کر دی تھی۔ کیا کچھ ہاتھ آ گیا؟ تم نے اس کی جائیداد اور بینک بیلنس وغیرہ کی معلومات لی ہے؟ اسامہ نے رونمائی میں کیا دیا اور ساتھ لے آنا تھا؟ ظاہر ہے کوئی قیمتی چیز ہی ہوگی، ایسے تو عام سی چیز نہیں دینے والے۔ زیور بھی کسی بہانے سے اٹھا لاتی، اسی طرح تو کرنا ہوتا ہے۔ کیا پتا تم کتنی دیر وہاں ہو، بولا تعلق بنی ہونٹ بیچے کھڑی۔
आंखें झुकाए खड़ी रही, गोया तहिया कर लिया था इनकी किसी बात का जवाब नहीं देना। जब भी सारा को जैसे आग लग गई थी, तुम हमारे साथ हाथ नहीं कर सकती, याद रखो। तुम हर लिहाज से हमारे रहमो करम पर हो। तुम्हारी हैसियत बहरहाल किसी कठपुतली से ज्यादा नहीं है जिसकी डोर हमारे हाथ में है। पाठशाही का ड्रामा रचाने की जरूरत नहीं, बस जितनी जल्दी हो सके अपना मकसद पूरा करो। हम ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। पर सुनो, कोशिश करना इस उसामा से दूर रहने की। ऐसा ना हो कि वहां से लौटो तो इसके बच्चे की संजीव तुम्हारे कदमों में पड़ चुकी हो और वाचन वगैरह के जिद्दी तरीके के बावजूद फिक्र का नाश हो जाता है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? सारा ने गुस्से में से घूरते हुए पुकार दिया था। वो पत्थर की मूर्ति की तरह बेतासुर नजरों से तके जा रही थी। मोम जाएगा कह रही है। कुछ देर बाद वो बोली तो इसका लहजा इसके चेहरे की तरह सपाट था, यूं जैसे इनकी किसी बात को सिरे से सुना ही ना हो। अपनी बात मुकम्मल करके वो इनकी तिलमिलाहट देखने को रुकी नहीं थी। पलट कर किचन से निकली तो सामा को दरवाजे के बाहर मौजूद पाकर इसे लगा था किसी ने यकलक जमीन इसके कदमों तले से खींच ली हो। कौन हो तुम? मैं सिर्फ तुम्हारा सच सुनना चाहता हूँ। याद रखना, अगर तुमने गलत बयानी की तो मैं तुम्हें जिंदा जमीन में ही काट सकता हूँ। इसका चेहरा उसामा की सख्त हाथों की बेरहम गिरफ्त में था। बोले जो इतना सफाक और संगीन था, जबकि चेहरे के तने हुए अजलात इसके कहरो गजब के गवाह थे। अबीर की तो इसी वक्त रूह कब्ज हो गई थी, गोया जब इसने किचन के बाहर उसामा को मौजूद पाया था। वो बेकसूर होते हुए भी इसके अताब का निशाना बनने को रह गई थी। वो इसे वापस लेकर आया तो बेडरूम में आने तक पता नहीं कैसे खुद पर जब्त करके कड़े पैरे बैठा हुआ था। इसके बाद वो कोई वहशी जुनूनी इंसान था। जब अबीर के मुंह से आहों और कराहों की सूरत निकलते सच पर आपे से बाहिर था, इसे तशद्दुद का निशाना बनाता रहा था। अबीर के दिलो दिमाग पर मुजरमाना बोझ धरा था। जब भी इसने कुछ छुपाए बगैर सब कुछ इसके सामने खोल कर रख दिया था, मगर जब इसने अपनी सफाई पेश करनी चाही तब वो ही बिफर उठा था। तो ये प्लान था तुम्हारा जिसके तहत तुमने मुझसे शादी की थी? बदकिरदार औरत इसका हाथ उठा था तो फिर रुकने नहीं आ रहा था। अबीर पिटते हुए भी अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाने की कोशिश करती रही। जब भी वो कुछ और गजबनाक हुआ था। तुमने धोखा दिया है मुझे, उसामा मलिक को। हर जिसरियो वो जिसे तौहीन से पागल हो रहा था। नहीं, मैं तो आपसे शादी भी नहीं करना चाहती थी। बकवास बंद करो फाहिशा औरत। तुम अगर इनके प्लान में शामिल ना होती तो इस तरह सच धर कर मुझे उलझाने क्यों आती? और मैं कितना अहमक था, कितनी आसानी से तुम्हारे जाल में फंस गया। वो दांत बीच कर गुर्राया। अबीर इसकी वहशत के आगे शर्मसार हो गई। वो कितनी देर जैसे ही खुद ही होड़ बीच कर और टहल कर अपना गुस्सा जब्त करता रहा था, फिर पलट कर बाहर निकल गया था। अबीर वहीं बैठकर सिसकने लगी। इसके होंठ की जंजीरें बिल्कुल इसको काट रही थी। गर्दन में गहरी खराशें थी जो सामा के तशद्दुद का निशाना थी। इसकी यही शर्माएगी अभी इसी तरह घेरी हुई थी जब वो फिर इसके पास चला आया था। उठो, तुम इसी वक्त मेरे साथ चलो, इसने अबीर के पास रुककर इसे ठोकर मारते हुए कहा। वो पहले चिटकी फिर सख्त वहशतज़दा हो गई। कहाँ? आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? कितना खौफ था इसकी निगाहों में। जवाब में उसामा की आंखों में सिर्फ कहर और गजब था। तस्हीक भी डराई। तुम हो इस काबिल कि मैं तुम्हें अपने इरादे बताऊं? बोलो। वो आंखें निकालकर कुराया और अबीर शर्म से करने लगी। फिर वो एक लफ्ज नहीं बोली थी और अगले चंद घंटों में वो इस हवेली में आ गई थी जहाँ इसकी हैसियत शायद मुलाजमों से भी बदतर थी, या फिर किसी कैदी की जैसी। वो अपनी मुस्तकबिल और सजा के मुतालिक फिलहाल आगाह नहीं हो सकी थी। इसे किस्मत से शिकवा नहीं था। अक्सर वालिदैन की गलती का खमियाजा औलाद को भुगतना पड़ता है। ये तुम्हारे करतूतों की बहुत मामूली सजा है। मैं चाहता तो तुम्हें पुलिस के हवाले भी कर सकता था, मगर मैं बेगैरत नहीं हूँ। जैसे भी सही, मगर तुम मेरी बीवी बन चुकी हो। इस भूल में भी मत रहना कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा ताकि तुम फिर से गुलछड़े उड़ाने लगो। ये है वो जगह जहाँ तुम्हें अपनी जिंदगी के बाकी ईमानदार दिन गुजारने हैं। वो इसे हवेली के जिस कमरे में लेकर आया था, इसमें जिंदगी की हर सहूलत थी, मगर बाहर की दुनिया से राब्ते को एक खिड़की तक नहीं थी। दूसरे लफ्जों में इसे जिंदा में डाल दिया गया था। जो कुछ तुमने किया इसके बाद अगर मैं तुम्हें कत्ल भी कर देता तो ये तुम्हारी गुनाह आलूदा जिंदगी पर एहसान होता, मगर मैं तुम्हारे गंदे खून से अपने हाथ नहीं रंगना चाहता था। कितनी हकारत थी इनकी आंखों में जिसमें अबी ने कभी अपनी मोहब्बत के स्टैंडर्ड उतरते देखे थे। इसने आंसू से चमकती आंखों को झुका लिया। इस मौके पर कुछ कहकर वो इसके गुस्से को और हवा नहीं देना चाहती थी। फिर इसे छोड़कर खुद वापस चला गया था। अबीर के लिए जिंदगी जितनी भी तंग हुई थी, मगर जमीर पर कोई बोझ नहीं था। वो मुतमईन थी खुदा के यहाँ इसकी दुआएं मुस्ताजिब ठहरी थी और इसे गुनाह से आलूदा रास्ते से बचा लिया गया था। बाकी आप कल के नेक्स्ट एपिसोड में सुनेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।